द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, भले ही हम हमेशा इसके बारे में बात न करें। आवेग यानी इम्पल्स, और खासकर तब जब उन पर हमारा नियंत्रण वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर आवेग नियंत्रण विकारों पर, मतलब इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स, आईसीडीज पर फोकस कर रहे हैं और उन्हें समझने और संभालने के एक तरीके पर। हाँ, हमारी बातचीत का आधार एक वर्कबुक है जिसका टाइटल है आवेग नियंत्रण समस्याओं पर काबू पाना, एक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी कार्यक्रम। जी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस वर्कबुक के जरिए ये समझें कि ये आवेग नियंत्रण की समस्याएं आखिर हैं क्या, इनमें किस तरह के व्यवहार आ सकते हैं, जैसे बार बार जुआ खेलना या चोरी करना, आग लगाना या फिर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना। व्यवहार थेरेपी मतलब सीबीटी पर आधारित ये कार्यक्रम इनसे निपटने में कैसे मदद करता है, हम इसमें से सबसे काम की बातें निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आवेग नियंत्रण विकार या आईसीडीज असल में हैं क्या? ये वर्कबुक इन्हें कैसे समझाती है? हाँ, देखिए, वर्कबुक के हिसाब से आईसीडीज का मतलब है ऐसे व्यवहारों में शामिल होने की जो एक तीव्र इच्छा होती है ना, हाँ। उसका विरोध करने में मुश्किल होना। हाँ। और ये व्यवहार या तो मतलब जरूरत से ज्यादा होते हैं या फिर अंततः खुद के लिए या दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं, भले ही व्यवहार अलग अलग दिखें। जैसे पता है कि परिणाम नकारात्मक होंगे, फिर भी उस व्यवहार को बार बार करना, या कह लीजिए बाध्य होकर करना। उस समस्या वाले व्यवहार पर कंट्रोल बहुत कम महसूस होना या बिल्कुल ना होना, और उस व्यवहार को करने से ठीक पहले एक बहुत तेज, एक जबरदस्त इच्छा या तलब महसूस होना। अच्छा, तलब। हाँ, और अक्सर व्यवहार करते समय एक तरह का आनंद या राहत महसूस होना, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो। तो ये एक तरह का साइकिल है, मतलब इच्छा हुई, व्यवहार किया, थोड़ी देर की राहत मिली और फिर नुकसान। हाँ। बिल्कुल, ये पैटर्न सा बन जाता है। इसीलिए शायद इन्हें कभी कभी व्यवहारिक व्यसन या बिहेवियरल एडिक्शन भी कहा गया है। अच्छा, हाँ, ये टर्म सुना है। वर्कबुक कुछ खास आईसीडीज पे फोकस करती है ना, जैसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, क्लेप्टोमेनिया। हाँ बिल्कुल, ये वर्कबुक 4 पर ज्यादा ध्यान देती है। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, पीजी मतलब जुए की लत, क्लेप्टोमेनिया, केएम यानी चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, पायरोमेनिया, पीवाई आग लगाने की तीव्र इच्छा, और कंपल्सिव बाइंग, सीबी यानी जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की आदत। क्या आप इनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? जैसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, ये सिर्फ ज्यादा जुआ खेलना है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ ज्यादा पैसे हारना नहीं है। इसमें जुए पर नियंत्रण पूरी तरह खो जाता है। व्यक्ति कितना हारा, कितना खेला, इस बारे में झूठ बोलता है। इसका असर परिवार पर, नौकरी पर पड़ता है। पैसे के लिए चोरी या धोखाधड़ी तक बात पहुंच सकती है। और एक खास बात, हारे हुए पैसे को वापस जीतने की कोशिश में और ज्यादा जुआ खेलना, और चेजिंग लॉसेस जिसे कहते हैं, ये एक दुष्चक्र बन जाता है पूरा। बाप रे। और क्लिप्टोमेनिया, ये आम चोरी से कैसे अलग है? मतलब हाँ, क्लेप्टोमेनिया में ना चोरी का मकसद जरूरत या पैसा नहीं होता, ये बहुत अलग है। व्यक्ति ऐसी चीजें बार बार चुराता है जिनकी उसे कोई जरूरत ही नहीं होती। जरूरत नहीं है। हाँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अक्सर वो चुराई हुई चीजें या तो जमा कर ली जाती हैं, या किसी को दे दी जाती हैं, या कभी-कभी दुकान में वापस कर दी जाती हैं, या फेंक दी जाती हैं। फेंक दी जाती है, अजीब है। हाँ, चोरी करते समय शायद एक तरह की राहत या उत्तेजना महसूस होती है, पर बाद में बहुत ज्यादा अपराध बोध, शर्मिंदगी और डिप्रेशन महसूस होता है। ये तो काफी जटिल लगता है। पायरोमेनिया और कंपल्सिव बाइंग के बारे में क्या कहेंगे? पायरोमेनिया में व्यक्ति जानबूझकर आग लगाने की जो इच्छा होती है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ मकसद पैसा कमाना या किसी से बदला लेना नहीं होता। तो फिर क्यों? मकसद होता है आग लगाने से मिलने वाली उत्तेजना या एक तरह की राहत। और अक्सर ऐसे लोग आग और उससे जुड़ी चीजों जैसे फायर स्टेशन वगैरह के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। अच्छा, और कंपल्सिव बाइंग, वो शॉपिंग वाली आदत? हाँ, कंपल्सिव बाइंग या कंपल्सिव शॉपिंग, ये जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना। अक्सर ये किसी खराब मूड से, जैसे तनाव या बोरियत से भागने का एक तरीका होता है। मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग? हाँ, एक तरह से। खरीदारी करते समय शायद उत्साह महसूस हो कि चलो कुछ नया लिया, लेकिन बाद में वही अपराध बोध, शर्मिंदगी, खासकर जब बिल आता है या एहसास होता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं थी। ये सब सुनने में काफी परेशान करने वाला है। तो ये कार्यक्रम जो सीबीटी पर आधारित है, ये काम कैसे करता है?
सीबीटी का मूल आइडिया क्या है, थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे? हाँ, देखिए, सीबीटी का जो मूल सिद्धांत है ना, वो सुनने में सरल है पर बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ, वो ये कि हमारे विचार, मतलब हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को तय करती है। मतलब बाहरी चीजें नहीं, जैसे लोग या हालात। हाँ, उतना नहीं, ज्यादा असर हमारी सोच का होता है कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं। तो अगर हम अपनी सोच बदल लें, अपने सोचने के तरीके को, तो हम कैसा महसूस करते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं, वो भी बदल सकता है। तो फोकस सोच बदलने पर है। बिल्कुल, सीबीटी लक्ष्य पर आधारित थेरेपी है। इसका मकसद है पुरानी नुकसानदेह सोचने और व्यवहार करने की आदतों को छोड़ना और उनकी जगह नए स्वस्थ तरीके सीखना। ये कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। तो इस वर्कबुक में जो कार्यक्रम दिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये लोगों की मदद कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप? ये काफी संरचित, मतलब स्ट्रक्चर्ड 6 सत्र का कार्यक्रम है और इसमें परिवार के सदस्यों के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल सत्र भी है। अच्छा। इसमें शिक्षा पर, मतलब जानकारी देने पर बहुत जोर है। आइडिया है कि व्यक्ति थेरेपी खत्म होने के बाद भी खुद अपनी समस्याओं को संभालना सीख सके। हर सेशन का एक खास फोकस होता है। जैसे कि? पहले सत्र में क्या होता है? पहला सत्र है जागरूकता बढ़ाने और बदलाव के लिए मोटिवेशन जगाने पर, समझना कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों बदलना जरूरी है। ठीक है। और दूसरे में? दूसरे सत्र में ट्रिगर्स की पहचान की जाती है, मतलब वो कौन सी स्थितियां, भावनाएं या विचार हैं जो उस आवेगी व्यवहार को उकसाते हैं। जुए और खरीदारी की लत के लिए इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब पैसों का हिसाब किताब करना भी शामिल है। ट्रिगर्स यानी वो चीजें जो इच्छा को बढ़ाती हैं। और फिर? तीसरे सत्र में इन ट्रिगर से निपटने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां सीखी जाती हैं और व्यवहार में बदलाव लाने पर काम होता है। और बाद के सत्र? आपने कहा था 6 सत्र हैं। हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प तकनीकें आती हैं। चौथा सत्र इमेजिनल एक्सपोजर पर है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। ये काफी अनोखी तकनीक है। जरूर। पांचवा सत्र सीधे उन आवेगी विश्वासों पर काम करता है जो इन व्यवहारों के पीछे होते हैं। और छठा सत्र भविष्य में रिलैप्स से बचाव पर, मतलब दोबारा उन आदतों में पड़ने से कैसे बचें, इस पर केंद्रित है। और हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, हर सत्र के साथ होमवर्क दिया जाता है और रोजाना खुद की निगरानी करना, जिसे सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, वो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आपने सेल्फ मॉनिटरिंग का जिक्र किया, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सिर्फ अपने व्यवहार पर नजर रखने से, मतलब उसे लिखने से कुछ बदलता है? हाँ, ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन सेल्फ मॉनिटरिंग या आत्मनिगरानी बदलाव की नींव है, बिल्कुल नींव। वर्कबुक में एक डेली डायरी जैसा टूल इस्तेमाल करने का सुझाव है। डायरी? उसमें क्या लिखना होता है? उसमें व्यक्ति रोज लिखता है कि उसे कब इच्छा हुई, वो कितनी तेज थी, उस समय वो क्या सोच रहा था, कैसा महसूस कर रहा था और आखिर में उसने क्या किया या क्या नहीं किया। अच्छा। इससे शुरू में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, जाहिर है, लेकिन ये ईमानदारी से अपनी स्थिति को देखने और पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि समस्या कब और क्यों होती है, तब तक उसे बदलेंगे कैसे, है ना? तो ये जागरूकता पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, बिना समझे तो बदलाव मुश्किल है। आपने ट्रिगर्स का भी जिक्र किया। कार्यक्रम इनकी पहचान करने और इनसे निपटने में कैसे मदद करता है? ये ट्रिगर्स क्या-क्या हो सकते हैं? ट्रिगर्स वो चिंगारी हैं जो आवेग की आग को भड़काती हैं एक तरह से। ये कुछ भी हो सकते हैं, बाहरी भी, जैसे किसी खास जगह से गुजरना, मॉल, कसीनो, कोई बार, या कोई खास समय, जैसे काम के बाद का खालीपन। और आंतरिक भी हो सकते हैं, जैसे तनाव महसूस होना, उदासी, बोरियत या कोई खास सोच दिमाग में आना। कार्यक्रम पहले तो इन व्यक्तिगत ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करता है, क्योंकि सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। और फिर पहचानने के बाद उनसे निपटना कैसे है? क्या सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है कि बस अब नहीं करना? इच्छा शक्ति जरूरी है, यकीनन, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहना अक्सर काफी नहीं होता, खासकर जब तलब बहुत तेज हो। रणनीतियां ज्यादा व्यावहारिक होती हैं। कैसी रणनीतियां? जैसे कुछ ट्रिगर वाली स्थितियों से बचना, हाँ। अगर मुमकिन हो तो। जैसे अगर मॉल जाना ट्रिगर करता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करें या किसी के साथ जाएं, या अगर क्रेडिट कार्ड हाथ में होना ट्रिगर है, तो उसे घर पर छोड़कर जाएं। अच्छा, बचना एक तरीका है। और दूसरा, स्वस्थ गतिविधियों की योजना बनाना, ताकि जब खाली समय हो या बोरियत महसूस हो या तनाव हो, तो कुछ और करने को हो। कुछ ऐसा जिसमें मन लगे। वर्कबुक में इसके लिए भी मदद है, जैसे अपनी पुरानी हॉबीज को याद करना। हाँ, ध्यान बटाना। तीसरा, दूसरों का साथ लेना, सपोर्ट सिस्टम,
हाँ। जैसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बाहर जाना जो आपको याद दिला सके या आपको रोक सके। और एक दिलचस्प टूल है आत्मविश्वास प्रश्नावली का इस्तेमाल करना। वो क्या है? इससे व्यक्ति खुद ये अंदाजा लगाता है कि किसी मुश्किल हाई रिस्क वाली स्थिति में वो अपने आवेग पर कितना नियंत्रण रख पाएगा। इससे पता चलता है कि किन स्थितियों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सब काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अब आते हैं उस तकनीक पर जिसका आपने जिक्र किया था चौथे सत्र में, इमेजिनल एक्सपोजर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कल्पना का इस्तेमाल करके इच्छा से निपटना। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये तकनीक वाकई दिलचस्प है और थोड़ी सुनने में उल्टी लग सकती है। इसे क्यू एक्सपोजर का एक रूप समझ सकते हैं, लेकिन ये असल दुनिया के बजाय कल्पना में होता है। कल्पना में? हाँ, व्यक्ति थेरेपिस्ट की मदद से अपनी कल्पना में खुद को एक ऐसी स्थिति में रखता है जो उसके लिए ट्रिगर का काम करती है। मान लीजिए, जुआ खेलने वाले के लिए कैसीनो के अंदर अपने पसंदीदा स्लॉट मशीन के सामने खड़ा होना, या कंपल्सिव बायर के लिए दुकान में सेल का बड़ा सा बोर्ड देखना। अच्छा, कल्पना में वहां होना। हाँ, मकसद होता है उस तीव्र इच्छा, उस तलब को जानबूझकर महसूस करना, उसे ट्रिगर करना कल्पना में। इच्छा को जानबूझकर महसूस करना, उकसाना, इसे तो व्यवहार करने का खतरा बढ़ नहीं जाएगा? यही तो इसका अनोखा पहलू है। लगता तो ऐसा है, पर होता उल्टा है। जब कल्पना में वो तीव्र इच्छा महसूस होती है तो थेरेपिस्ट व्यक्ति को उस व्यवहार के नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने में मदद करता है। इसे नेगेटिव मूड इंडक्शन कहते हैं। नेगेटिव परिणाम जैसे जुआ खेलने के बाद का अपराध बोध, पैसे हारने का तनाव, परिवार की निराशा, कर्ज का बोझ, या ज्यादा खरीदारी के बाद का पछतावा, बिल देखकर चिंता। साथ ही स्वस्थ मुकाबला करने की रणनीतियों की भी कल्पना की जाती है, जैसे उस स्थिति से बाहर निकलना, किसी दोस्त को फोन करना। अच्छा, तो इच्छा जगाओ, फिर उसके बुरे नतीजों और बचने के तरीकों की कल्पना करो। बिल्कुल, और ये बार बार किया जाता है। धीरे धीरे उस ट्रिगर स्थिति और इच्छा के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कमजोर पड़ने लगता है। लक्ष्य यह है कि अभ्यास के जरिए इच्छा की तीव्रता लगभग आधी रह जाए। हाँ, या उससे भी कम। इसे रिकॉर्ड भी किया जाता है ताकि व्यक्ति घर पर रोज इसका अभ्यास कर सके। ये एक तरह से दिमाग को रीवायर करने जैसा है, उस ट्रिगर के प्रति प्रतिक्रिया बदलने जैसा है। ये तो वाकई एक बहुत अलग नजरिया है। इच्छा से भागने के बजाय उसे कंट्रोल्ड माहौल में सामना करके कमजोर करना, कमाल है। अब बात करते हैं विचारों और विश्वासों की। सत्र 5 आवेगी विश्वासों पर केंद्रित है। यहाँ सीबीटी का वो मूल सिद्धांत काम आता है जिसके बारे में आपने शुरू में बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, क्योंकि अक्सर इन व्यवहारों के पीछे कुछ गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास होते हैं। यहाँ एबीसी मॉडल का इस्तेमाल होता है। एबीसी मॉडल, ये क्या है? ये हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच के संबंध को समझने का एक फ्रेमवर्क है। बहुत उपयोगी है। ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, वो ट्रिगर करने वाली घटना या स्थिति, जैसे तनाव महसूस होना। ठीक है, ए मतलब घटना। बी यानी बिलीफ, उस स्थिति के बारे में हमारा विश्वास या विचार। ये अक्सर तर्कहीन या आवेगी होते हैं, जैसे मैं इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ खरीदने से ही राहत मिलेगी। या जुए के मामले में, इस बार पक्का जीतूंगा, मेरा लक चल रहा है। अच्छा, बी मतलब वो सोच जो दिमाग में आती है। हाँ, और व्यक्ति इस विश्वास में अपनी सच्चाई की रेटिंग करता है 0 से 100 तक। मतलब वो कितना पक्का है कि ये सोच सच है। और सी यानी कॉन्सिक्वेंस, उस विश्वास का परिणाम, यानी इच्छा की तीव्रता 0 से 100। और फिर किया गया व्यवहार, जैसे खरीदना, जुआ खेलना, चोरी करना। तो ए घटना, बी विश्वास, सी परिणाम। इसके बाद क्या? ये तो समस्या का विश्लेषण हुआ। बिल्कुल। अब आता है समाधान। डी यानी डिस्प्यूट, उस आवेगी विश्वास बी पर सवाल उठाना, उसे चुनौती देना। क्या ये सोच सच में तर्कसंगत है? क्या इसके पक्ष में सबूत हैं? पिछले अनुभव क्या बताते हैं? क्या यह हमेशा सच होता है कि इस बार पक्का जीतूंगा, या सिर्फ एक चीज खरीदने से कुछ नहीं बिगड़ेगा? अच्छा, डी मतलब उस सोच पर सवाल उठाना, उसको चैलेंज करना। हाँ, इसके लिए भी वर्कबुक में फॉर्म्स दिए गए हैं सवाल पूछने में मदद के लिए। क्या यह सोच मेरे लिए फायदेमंद है? क्या और कोई तरीका है सोचने का? और आखिर में ई यानी इफेक्ट चेंज, इस चुनौती का प्रभाव देखना। क्या विश्वास बदला? क्या उसमें सच्चाई की रेटिंग कम हुई? क्या इच्छा की तीव्रता कम हुई?
और एक ज्यादा यथार्थवादी स्वस्थ विश्वास विकसित करना। मतलब एक नई बेहतर सोच बनाना। जी, इस पूरी प्रक्रिया को एक लॉग में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे एबीसी लॉग कहते हैं, ताकि पैटर्न दिखें और प्रगति ट्रैक हो सके। जुए के मामले में किस्मत और संयोग के बारे में जो गलत धारणाएं होती हैं, उन्हें भी सीधे सीधे चुनौती दी जाती है। ये ABCDA मॉडल तो लगता है सिर्फ ICDs ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कई नकारात्मक सोच पैटर्न्स पर भी लागू हो सकता है, जैसे टालमटोल करना या गुस्सा करना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये सीबीटी का एक कोर टूल है। खैर, अब कुछ व्यावहारिक चीजों पर आते हैं। जुए और खरीदारी की लत में पैसों का मामला बहुत अहम होता है। जैसा आपने बताया, कार्यक्रम इसमें कैसे मदद करता है? हाँ, पैसों का प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों स्थितियों में बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर गंभीर कर्ज और वित्तीय बर्बादी हो जाती है। कार्यक्रम में खर्चों पर नजर रखने पर जोर दिया जाता है, जैसे खर्च डायरी से। कितना खर्च किया, कहाँ किया, ये सब लिखना। हाँ, फिर बजट बनाना, फाइनेंशियल बजट फॉर्म का इस्तेमाल करके, और अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना बनाना। रणनीतियों में क्रेडिट कार्ड्स हटा देना, एटीएम कार्ड की लिमिट कम करना, या कुछ समय के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे जीवन साथी या परिवार के सदस्य को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपना शामिल हो सकता है। किसी और को पैसे मैनेज करने देना, ये मुश्किल नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन ये अक्सर एक जरूरी कदम होता है, कम से कम अस्थायी रूप से, जब तक व्यक्ति खुद पर ज्यादा नियंत्रण हासिल नहीं कर लेता। जरूरत पड़ने पर क्रेडिट काउंसलर की मदद लेने की भी सलाह दी जाती है। मुख्य लक्ष्य है पारदर्शिता लाना और पैसों पर नियंत्रण वापस पाना। ठीक है। और क्लिप्टोमेनिया के मामले में जो सामान चुराया गया है, उसका क्या करने की सलाह दी जाती है? आपने कहा था वो अक्सर फेंक दिया जाता है या? हाँ, यह मुख्य सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को चोरी से किसी भी तरह का फायदा ना मिले। तो सलाह ये दी जाती है कि चुराई हुई चीजों को दान कर दिया जाए, चैरिटी में दे दिया जाए, लेकिन बिना किसी टैक्स छूट का दावा किए। अच्छा, टैक्स बेनिफिट भी नहीं लेना? नहीं। और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किसी प्रियजन को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो देख सकें कि सामान वाकई दान किया गया है। मकसद अपराध बोध को कम करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि चोरी का कोई इनाम ना मिले। तरीके काफी व्यवस्थित लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जैसा कि होता है, कभी-कभी चूक हो जाती है, लोग फिसल जाते हैं। कार्यक्रम रिलैप्स यानी दोबारा पुरानी आदतों में पड़ जाने से बचाव के लिए क्या करता है? रिलैप्स से बचाव बहुत महत्वपूर्ण है और छठा सत्र पूरी तरह इसी पर केंद्रित है। ये एक तरह से समरी और भविष्य की तैयारी है। इसमें अब तक सीखी गई सभी तकनीकें, सेल्फ मॉनिटरिंग, ट्रिगर मैनेजमेंट, ABCD मॉडल, इमेजिनल एक्सपोजर, इन सब की समीक्षा की जाती है। सब कुछ दोहराना। हाँ, और भविष्य में आने वाले संभावित मुश्किल हालातों या ट्रिगर्स के बारे में पहले से सोचना और उनके लिए योजना बनाना सिखाया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगी। इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि ये कौशल अभ्यास से ही मजबूत होते हैं। ये कोई एक बार का कोर्स नहीं है। और अगर फिर भी कभी चूक हो जाए तो, मतलब कोशिश के बावजूद एक दो बार गलती हो जाए, क्या इसका मतलब है कि सब खत्म हो गया, इलाज फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कार्यक्रम सिखाता है। एक स्लिप यानी एक या दो बार की चूक पूरी तरह से रिलैप्स यानी पुरानी आदतों में पूरी तरह वापस लौट जाना नहीं है। स्लिप और रिलैप्स में फर्क है। हाँ, स्लिप को हार मानने के बजाय सीखने का एक मौका समझना चाहिए। क्यों हुआ, क्या ट्रिगर था जिसे मैं पहचान नहीं पाया, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। इसके लिए भी तरीके सिखाए जाते हैं। शांत रहना, घबराना नहीं, अपने ठीक होने के संकल्प को याद करना और स्थिति का विश्लेषण करना। गलती से सीखना है, हार नहीं माननी। ये जानना बहुत राहत की बात होगी कई लोगों के लिए। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या परिवार या दोस्तों का भी कोई रोल है? आपने एक वैकल्पिक सत्र का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल, परिवार और करीबी दोस्तों का रोल बहुत अहम हो सकता है। जैसा कि पहले बताया, एक वैकल्पिक 7वां सत्र उन्हीं के लिए होता है। उसमें क्या होता है? उसका मकसद उन्हें इस विकार और इलाज के बारे में सही जानकारी देना है। अक्सर परिवार वाले या तो समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, या खुद को दोषी मानते हैं, या उन्हें डर लगता है। ये सत्र उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें ये सिखाने में मदद करता है कि वे कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। कैसे? वो क्या कर सकते हैं?
वो ट्रिगर्स कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे घर में जुए की बातें न करना या बेवजह शॉपिंग पर जोर न देना। पैसे के प्रबंधन में साथ दे सकते हैं, स्वस्थ व्यवहारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं या आपसी बातचीत सुधारने और जो भरोसा शायद टूट गया हो उसे फिर से बनाने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। और जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों के लिए भी सहायता समूह होते हैं, जैसे गैमनॉन जुए के लिए। लेकिन ये कार्यक्रम उनसे निपटने का एक ठोस कदम दर कदम प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हाँ। खुद पर नजर रखना यानी सेल्फ मॉनिटरिंग, ट्रिगर्स को पहचानना और संभालना, उन गलत या हानिकारक विश्वासों को चुनौती देना जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, ABCD मॉडल से, और इमेजिनल एक्सपोजर जैसी खास तकनीकें, ये सब बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें मेहनत लगती है, लगन चाहिए और अक्सर दूसरों के सहारे की भी जरूरत पड़ती है, थेरेपिस्ट, परिवार, दोस्त। हाँ। लक्ष्य सिर्फ आवेगी व्यवहार को रोकना नहीं है, बड़ा लक्ष्य है एक ज्यादा संतुलित, स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जीना, जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद की चीजें कर सके, अपने रिश्तों को मजबूत बना सके और खुद पर नियंत्रण महसूस करे। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे CBT हमें अपने उन विश्वासों पर सवाल उठाना सिखाता है जो हमें आवेगी व्यवहार की तरफ धकेलते हैं। वो विश्वास जो अक्सर तर्क या सबूत पर आधारित नहीं होते, बस एक फीलिंग या आदत होते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जहां शायद कोई औपचारिक विकार ना हो, लेकिन हम किसी बुरी आदत से या टालम-टोल से या बार-बार होने वाली किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया, जैसे एकदम से गुस्सा हो जाना, उससे जूझते हों, तो क्या हम अपने उन छिपे हुए विश्वासों की पड़ताल करें? अच्छा पॉइंट है। शायद रुक कर पूछें, मैं ऐसा क्यों करती हूँ? इसके पीछे मेरी क्या सोच है? क्या ये सोच वाकई सच है? क्या ये मेरे भले के लिए है? शायद अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं और आदतों के पीछे के विश्वासों को चुनौती देना भी शायद फायदेमंद हो सकता है, कुछ सोचने के लिए। बिल्कुल, आत्मचिंतन हमेशा फायदेमंद होता है। आज द डीप डाइव में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।